तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो था पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस या बहुपदीय व्यंजकों के बारे में। तो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या सीखा? हमने कहा कि अगर कोई आपका जो पद है वो इस रूप में लिखा गया हो, a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहां तक? an तक। और अगर इसे मैं y के बराबर रख दूं, ठीक है, तो ये जो आपका बनेगा वो एक बहुपदीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बहुपदीय व्यंजक है इसकी जो सबसे जरूरी कंडीशन है वो हमने यहां लिखा था कि हम a नॉट को कभी शून्य नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि a नॉट जो है वो x की सबसे अधिकतम घात का गुणांक है। ठीक है, अब अगर वो गुणांक है तो उसी से ये निश्चित होगा, इसी n से तो ये निर्धारित होगा कि आखिर ये बहुपदीय कितनी कोटि का है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमें पता करना है तो वो उस पावर से होता है। तो हम अपना जो लीडिंग कॉफिशिएंट, इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कॉफिशिएंट होता है ये किसी भी बहुपदीय व्यंजक में। जो x की सबसे अधिक घात का जो गुणांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो लीडिंग कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो वो शून्य नहीं होगा और a नॉट, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an। a नॉट हो गया आपका, a1 हो गया, a2 हो गया और an है। ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी वास्तविक संख्या में होती है। ठीक है, इस पर हमने बात करा था कि यदि आपका n का जो घात है वो शून्य है तो वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसका डिग्री शून्य है। ठीक है, अगर इसका जो घात अपन रख दे 1 तो ये रेखीय व्यंजक हो जाएगा। अगर मैं x की घात रख दूं 2, अधिकतम घात रख दूं 2 तो वो द्विघात व्यंजक हो जाएगा। 3 रख दूंगा तो त्रिघात हो जाएगा। और उसके बाद जो भी है 4 घात रख दे तो अपन उसको इंग्लिश में बाइक्वाड्रेटिक बोल देते हैं। ठीक है, और अगर अपन आगे चले उस पर कि डिग्री 5 ली, डिग्री 6 ली, डिग्री 7 ली, तो हम बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 5 है, डिग्री 6 है, डिग्री 7 है। ठीक है, यहां तक हम बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करें कि देखो सबसे पहली बात जो 2 शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो होता है, एक होता है व्यंजक, ठीक है, और एक होता है समीकरण। ठीक है, असमीकाएं तो हमें पता है क्या होता है। असमीकाओं में तो इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेसर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या लेसर देन इक्वल टू भी आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें कि मूलभूत क्या अंतर है किसमें, एक समीकरण में और एक व्यंजक में, तो यहां देखें, यहां जो x है, ये जो x चल रहा है ये वेरिएबल है और यहां y भी क्या है? वेरिएबल है। हमने बात करी थी क्या कि जो x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के मान अपने प्रांत से चलता है, उसको किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये जो मान है y का वह x के मान पर निर्भर कर रहा है। तो ये जो चर है वो निर्भर चर है, किस पर? x के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अगर आप किसी y की वैल्यू को उठा करके शून्य कर देते हैं तो वो जो व्यंजक होता है वो परिवर्तित हो जाता है समीकरण के अंदर। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं y बराबर, मान लीजिए मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, कंडीशन वही कि लीडिंग कॉफिशिएंट को अपन क्या नहीं बोलेंगे? शून्य नहीं बोलेंगे। और ए बी सी जो है वो आपका वास्तविक संख्या से आया है, ABC। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? क्योंकि x की सबसे अधिकतम घात क्या है? द्विघात है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? द्विघात व्यंजक। समझ में आ गया? अब अगर ये द्विघात व्यंजक है और मैं ये आपसे बोलूं कि इसमें द्विघात व्यंजक में जो y है इसके मान को मैं शून्य कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो आपका बनता है इसको हम बोलते हैं कि ये द्विघात समीकरण हो गई है, द्विघात समीकरण है। जबकि ये जो बात हम बोल रहे हैं ये क्या है? ये द्विघात व्यंजक है। इसको क्या बोलने वाले हैं हम? द्विघात व्यंजक। ठीक है, तो समीकरण और व्यंजक में अंतर समझ में आ गया। यहां पर अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा देता, लेस देन का साइन लगा देता, या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता, या लेस देन इक्वल टू लगा देता, यानी किसी भी असमीका का प्रयोग यहां कर लेता, तो यह जो होता ये द्विघात असमीका हो जाती। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जो हमें समझना था। तो द्विघात व्यंजक समझ में आ गया, द्विघात समीकरण समझ में आ गई। यानी अगर मैं त्रिघातीय व्यंजक में y के मान को शून्य कर दूं तो वो त्रिघातीय समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब समीकरणों की बात हम करते हैं तो हम मूलों की बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या कहता है? एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्या किसी डिग्री n की
बहुपदीय समीकरण, किसी डिग्री n की बहुपदीय समीकरण के मूल किसी डिग्री n की, अच्छा यहां ध्यान रखेंगे n क्या है, n हमारा हम बात कर चुके थे होल नंबर था, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो किसी डिग्री n की बहुपदीय समीकरण के मूल या मूलों की संख्या n ही होती है, n ही होती है, चाहे वो वास्तविक हो, अपन उसे लिख लें, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक, चाहे समान हो या भिन्न। अब इस बिंदु से मेरा क्या मतलब है भाई, अगर आपको कोई बहुपदीय समीकरण दी गई है, ठीक है, बहुपदीय समीकरण में कंडीशन क्या है, वो इस रूप में होना चाहिए, n का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए और आपकी ये कंडीशन है मैच हो रही है। और अगर ऐसी कोई समीकरण आपको दी जाए तो आप ये देख के ही बता सकते हैं कि उसके मूलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। उसके मूलों की संख्या उसकी कोटि के बराबर होने वाली है, उसकी डिग्री के बराबर होने वाली है, ठीक है। यदि आपने बोला कि द्विघात है तो आप बोलेंगे 2 मूल है। अब 2 मूल चाहे वास्तविक हो चाहे अवास्तविक हो, ठीक है, या समान हो या भिन्न हो, इससे मतलब नहीं है, बस हम ये बता सकते हैं कि उसमें मूलों की संख्या कितनी होने वाली है, ठीक है। अगर त्रिघात है तो उसमें मूलों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, चाहे वास्तविक आए चाहे काल्पनिक आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके मूल कितने आएंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि यदि किसी डिग्री n की बहुपदीय समीकरण के जो मूलों की संख्या होगी वो n ही होगी, ठीक है। इसको अगर हम देखें जैसे रेखीय व्यंजक है, तो रेखीय व्यंजक में मूलों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, निश्चित तौर पर x का एक ही ऐसा मान आएगा जिसे बहुपदीय व्यंजक में रखने पर आपका y का मान 0 हो सकता है, ठीक है। यदि आप बोले द्विघात है तो 2, त्रिघात है तो 3, चतुर्घात की है तो 4, इस तरीके से हमारा द्विघात व्यंजकों का लॉजिक काम करता है, ठीक है। अब इसमें हम एक बात करते हैं कि हम लोग जैसे रेखीय व्यंजकों के बारे में तो बहुत आसानी से बात कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है जिसको हल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन है, उसको हल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बात करें कि हम द्विघात, तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ा बहुत द्विघात से ताकि मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाऊं। जैसे अगर हम बात करें कि द्विघात व्यंजक या द्विघात समीकरण पर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे द्विघात का। तो मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले या तो रेखीय से शुरू करेंगे, रेखीय व्यंजक, ठीक है, रेखीय व्यंजक। रेखीय व्यंजक क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, जहां पर a क्या है, नॉट इक्वल टू 0 और a बिलोंग्स टू और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या कहलाएगा, आपका रेखीय व्यंजक कहलाएगा। इस रेखीय व्यंजक में x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है। इसका मतलब यदि इसका समीकरण बनाया जाए या मैं आपसे ये पूछूं x के कितने मानों के लिए ये जो व्यंजक है ये y के मान को 0 करेगा, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर सिर्फ x का एक ऐसा मान आएगा जो इसको 0 कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं रेखीय समीकरण, तो रेखीय समीकरण के मूलों की संख्या, रेखीय समीकरण के मूलों की संख्या 1 होगी। x का सिर्फ एक ही ऐसा मान है जो इसको क्या कर पाएगा, 0 कर पाएगा, यानी अपन बोलेंगे ax प्लस बी बराबर 0 होना है, तो आप बोलोगे x बराबर माइनस बी बाई ए वह मान है जो इसका मूल भी कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, द्विघात की। मान लो द्विघात व्यंजक ले लिया हमने, तो द्विघात व्यंजक कैसा आएगा, वो लिखा हुआ आएगा y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर फिर से कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी।
हमसे बोला गया कि इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, तो हमने क्या बोला, द्विघात समीकरण, अगर समीकरण बोल रहा हूं तो उसको जीरो बना रहा हूं, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब वो चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे समान हो तथा भिन्न हो, लेकिन अगर पूछा गया मूलों की संख्या कितनी होगी तो हमको हमेशा यह बोलना है कि द्विघात की 2 ही होगी। ठीक है, और आप लोगों ने यह पढ़ भी रखा है कि अगर मैं आपको एक द्विघात समीकरण दे दूं और मैं आपसे बोलूं उसके मूल बताओ, तो यह आपके लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि द्विघात के मूल निकालने हैं। मान लो मैंने यही आपको दे रखा है, मैंने कहा एक द्विघात समीकरण है अपने पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैं बार बार कंडीशन को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जहन पर, मस्तिष्क पटल पर यह छप जाए कि इसमें हर बार a नॉट इक्वल टू 0 और abc बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। अब आपसे मैंने बोला इसके मूलों की संख्या, तो आप बोलोगे सर 2 होगी, वो मान लेते हैं अपन अल्फा और बीटा है। अब अल्फा और बीटा है तो याद करोगे इसको निकालने आपको बताया गया था, वो था श्रीधराचार्य विधि, और उसमें आप क्या करते थे, आप लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने कक्षा 9th में, 8th में, 10th में सब जगह इसका इस्तेमाल खूब बार किया है। ठीक है, इस पर ये अपन थोड़ा सा बात करेंगे अभी। ये आपका मूलों का जो फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये निकला है। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पहली बार तो ये जनरेट होता है कि साहब ये फॉर्मूला आया कहां से। देखिए मैथ्स में जो भी आया है वो कहीं ना कहीं से सिद्ध होकर के आया है, हमने कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं करी। पहली बात, हमने जो मैथ्स है ये हमने कहीं खोजा नहीं था, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुछ कणों को खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन को, और उसकी थ्योरी दी गई थी। हमने यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया, हमने जो पूरा मैथ्स था वो डिजाइन किया। इसीलिए मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं है, अपवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी अपवाद थे उनको हमने पहले से ही रेक्टिफाई कर रखा था, दूर कर रखा था। क्यों ऐसा करा हमने? देखिए हम अनंत को नहीं समझ पा रहे थे कि अनंत का मतलब क्या है, तो हमने अनंत को सांकेतिक रूप से एक बड़ा अंक माना। तो हमने क्या करा, वास्तविक संख्याओं में से अनंत को हटा दिया। हटा क्यों दिया? ताकि हम उस बात पे परेशान ना हो कि अनंत अगर आ गया तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने द्विघात का फॉर्मूला बनाया तो द्विघात का फॉर्मूला भी हमने कहीं ना कहीं से गणितीय रूप से बनाया। तो इसीलिए गणित जो है वो पूरा का पूरा एक डिजाइन्ड सब्जेक्ट है, उसको बनाया गया है लैंग्वेज की तरह और उसको बहुत ही करेक्ट किया गया। ठीक है, तो आपको समझना है, अगर IIT JEE के परिवेश में जाना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये समझना पड़ेगा कि वो चीजें आई कैसे हैं और उसका यूज कैसे होता है। ठीक है, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाते हैं और आपको कैलकुलेशन में आप अपना सिर्फ फोकस रख देते हैं अच्छे से, तो बहुत रेयर होता है कि आप कभी भी अपने सवाल को गलत कर पाए। या आपको अप्रोच, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप जो क्वेश्चन में आपको जो अप्रोच है, जो आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं इस पर थोड़ी सी बहस बात करूंगा। अपन ने कहा कि देखो क्या कर रहे हैं हम, हमको समीकरण दी गई थी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, मैंने क्या करा, a बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये आ गया मेरे पास 0। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें जिस कहते हैं हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाएगा? देखो हमारा मकसद क्या है, हमें x का मान ज्ञात करना है। ये जो अल्फा और बीटा है, ये जो मूल है वो क्या है, वो x के वो 2 मान है जिसकी वजह से ये समीकरण 0 हो जाएगी। तो हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है। मैंने कहा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं a यहां रख करके और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर x है, यहां एक b बाई ए भी है जो आपका लिखा हुआ है। मेरे को फॉर्मूला पता है, पूर्ण वर्ग का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वो या प्लस 2a भी ले लो या माइनस 2a भी ले लो। ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब तो दिख गया मुझे एक्स स्क्वायर, प्लस a दिख गया, इसको b मान रहा हूं पर एक कमी नंबर, किस अंक की मुझे कमी दिख रही है, मुझे कमी दिख रही है 2 की, तो मैंने यहां 2 अपनी मर्जी से चिपकाया। अब अगर आपने 2 चिपकाया है तो भाई साहब इस 2 को रिमूव भी करना पड़ेगा। भाई आप समीकरण में अगर किसी एक संख्या से गुणा कर रहे हैं तो आपको उसको विभाजित भी करना पड़ेगा ताकि संख्या बदले ना। तो मैंने क्या करा, 2 से गुणा भी किया और 2 से विभाजित भी कर दिया। फिर मैंने क्या करा, प्लस, अब देखो मेरे को कैसे मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस 2a और ये वाला अंक मेरा b बन गया।
अगर अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर को देख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो वो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं a स्क्वायर को x स्क्वायर वाला चीज समझ चुका हूं, 2 का 2 दिखा दिया मैंने, a अपना x बन गया और ये जो कैपिटल b है वो b/2a बन गया। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे इसी अंक का स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, तो ये बन गया मेरा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्योंकि ये अंक आपने जोड़ा है तो ये आपको घटाना भी पड़ेगा। भाई अगर आप किसी इक्वेशन में आपने कोई नंबर को ऐड किया तो उसको बचाने के लिए आपको, मतलब उसको उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो आपने प्लस c बाई ए लिखा हुआ था और उसमें आपने क्या करा? माइनस का b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर कर दिया। दैट इक्वल्स टू 0 चल रहा है। देखो फिर से समझो, मैंने क्या करा? ये जो अपना द्विघात था, इस द्विघात को पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करी। तो जब कभी भी मैं पूर्ण वर्ग का काम करने की कोशिश करता हूं तो मैं सिर्फ इस फॉर्मूले पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर फोकस करता हूं। अगर यहां माइनस होता तो मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर फोकस करता। अब वो फोकस करने के लिए मैंने क्या देखा? x स्क्वायर आ रहा है, ऊपर a स्क्वायर होता था, तो मुझे समझ में आ गया कि a और x बराबर बराबर है। ठीक है, फिर मेरे पास लिखा हुआ था x इंटू बी बाई ए, x इंटू बी बाई ए। मैंने कहा यहां तो 2 आना चाहिए था, तो 2 अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 2 मल्टीप्लाई करा तो उसको इफेक्ट को कम करने के लिए अपन को 2 को डिवाइड भी करना पड़ा। तो फिर मैंने देखा ये 2a और ये b बन गया। अब जो b बना उसका स्क्वायर जुड़ना चाहिए, तो मैंने उसके स्क्वायर को जोड़ दिया। जोड़ा तो अपने अंक में से उसको घटा भी दिया, ताकि मेरे समीकरण पर अभी भी कोई अंतर नहीं आया। इसको हल करके आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ? देखो मैंने यहां लिखा a, फिर ये बन गया मेरा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब ये क्या बना? देखो ध्यान से, यहां से लेके और यहां तक पर विचार करें अगर ध्यान से, तो आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। देखो स्क्वायर अगर खोलोगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस 2x इंटू b/2a आएगा और प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, प्लस यहां आपने एलसीएम ले लिया, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, बेटा ध्यान रखना है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? 4a स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया, तो यहां आपका मिल गया 4ac और माइनस का b स्क्वायर। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है और इसको हमने उठा के इक्वल्स टू 0 रख दिया। ठीक है, अब क्या करें हम? अब हमें एक काम और कर सकते हैं। अभी इसको हल करना है तो अपन क्या लिखें? अपन इसे लिख लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि देखो a शून्य नहीं है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर जो है यह आपका शून्य होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? एक अंक a लिखा हुआ है, ठीक है, और एक पूरा ये व्यंजक लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं यहां पर। ये व्यंजक इंटू a को शून्य बनना है। आप बोल चुके हो कि a शून्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो अंदर ब्रैकेट में बैठा हुआ है लंबा चौड़ा लिखा हुआ कुछ, इसी को ही क्या बनेगा? इसी को ही शून्य बनना पड़ेगा। अब अगर इसको शून्य बनना है तो आपने इसको लिख दिया कि x प्लस b/2a प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। आगे चलते हैं, अब क्या होगा इसके बाद? हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपने सूत्र के। अब जरा देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर जो है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर जो है वो माइनस का, उसको उधर भेजने पर क्या बनेगा? ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये बन गया साहब। इसको और अच्छे से हल कर लेते तो ये बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, और ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बेटा ठीक है, अब हमको मान किसका चाहिए? हमको तो मान चाहिए x का। x का मान निकालना है तो इस वर्गमूल को भगाना है, वर्ग को भगाना है, तो वर्गमूल लगा दो चुपचाप। वर्गमूल लगाया तो अपन ने अपनी जो पिछला लेक्चर था उसमें अच्छे से पढ़ा था कि हमको वर्गमूल में सुनिश्चित करना है कि जो अंक बाहर आएगा वो धनात्मक अऋणात्मक होना चाहिए। इट हैज टू बी नॉन नेगेटिव। सही बात। तो मैंने क्या कहा कि चुपचाप यहां मॉड लगाओ भाई, क्योंकि मुझे क्या मालूम है x प्लस b/2a धनात्मक अंक है या ऋणात्मक अंक है। इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और नीचे कितना आ जाएगा?
2a, और a पर भी लगा लो मॉड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a को भी अपन ने क्या मान लिया कि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये मॉड हटाऊंगा तो क्या लगेगा, प्लस माइनस, तो x प्लस बी बाई 2a मेरा बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये अपने आप ही प्लस और माइनस को एडजस्ट करेगा, इसलिए मैंने इसका मॉड हटा दिया, ठीक है। अब क्या बना ये आपका x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और इसको अगर अपन ज्यादा अच्छे से सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको द्विघात दिया गया है, दो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, उसमें से आप a का मान निकाल लोगे, b का मान निकाल लोगे, c का मान निकाल लोगे, और उनको आप जब इस समीकरण में डालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तीन रूप में आ सकता है। किस तीन रूप में आ सकता है, हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, क्या आ जाए, धनात्मक। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आ गया, ठीक है, पहले ध्यान से सुना फिर समझाऊंगा मैं, फिर दोबारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आ गया तो वर्गमूल के अंदर का अंक कैसा आ गया, धनात्मक आ गया। अब वर्गमूल के अंदर का अंक अगर धनात्मक आ रहा है तो वर्गमूल भी एक धनात्मक मान ही देगा। ये बात समझ में आ रही है कि वर्गमूल के अंदर अगर धनात्मक मान आ गया तो वर्गमूल भी क्या देगा, आउटपुट में धनात्मक, और वो धनात्मक अंक एक बार माइनस बी में जुड़ेगा और एक बार माइनस बी से घटेगा। अब अगर आपने एक अंक लिया है माइनस बी, ठीक है, उसमें एक अंक को एक बार तो जोड़ रहे हो और एक बार उसी अंक को घटा रहे हो, तो निश्चित तौर पर वह जो मान देगा वो दो अलग अलग अंक देगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है -3, तो -3 के अंदर मैं एक बार 2 जोड़ूं और एक बार 2 को घटाऊं, तो एक बार जब जोड़ूंगा तो -1 आएगा और एक बार जब घटाऊंगा तो -5 आएगा, तो दोनों अंक अलग अलग आएंगे। यानी जो हमारा अंश है वो प्लस और माइनस पे दो अलग अलग अंक देगा, जिसे हम किससे विभाजित कर रहे हैं, 2a से। तो हमको क्या प्राप्त होंगे, दो अलग अलग अंक प्राप्त होंगे। और हम बोलते हैं कि यदि आपके द्विघात का विविक्तीकर डिस्क्रिमिनेंट b अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते थे इसके मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि वर्गमूल ने वास्तविक संख्या दी है आपको बाहर, और भिन्न होंगे। भिन्न क्यों हुए, क्योंकि धनात्मक था, माइनस बी में एक बार जुड़ रहा है, माइनस बी में एक बार घट रहा है, ठीक है। फिर हमने बोला कि मान लीजिए ये जो आपका विवेचक है यानी डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। भाई आपका कोई भी अंक क्या हो सकता है, या तो धनात्मक, या तो ऋणात्मक, या तो शून्य। धनात्मक के केस में हमने देख लिया कि एक ये जो आपका अंश है, ये अंश दो अलग अलग अंकों को जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो हमको भी x के दो अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे कितने मूल, 2 मूल। x के कितने मान, 2 मान। ये दोनों चीजें मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, शून्य। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो गया तो अंडर रूट के अंदर का अंक शून्य। अंडर रूट के अंदर का अगर अंक शून्य है तो अंडर रूट भी शून्य ही देगा। शून्य देगा तो प्लस माइनस शून्य करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका जो उत्तर आएगा वो सिर्फ एक आएगा, माइनस बी बाई 2a। तो x के कितने मान आए, आया तो 1। लेकिन हमने क्या बोला था कि यदि अगर आपकी डिग्री 2 है तो मूल भी कितने होंगे, 2। तो इस बात को हमको संभालना था, तो हमने इसको कैसे संभाला, हमने कहा कि जो 2 मूल आए हैं ये दोनों ही मूल वास्तविक तो आए हैं और समान भी आए हैं। मतलब x के कितने मान आए, x का 1 मान आया, जो उस द्विघात समीकरण को क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। लेकिन मूल कितने हैं, मूल अभी भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो मूल निश्चित है कि 2 ही होंगे, वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा समान। d ग्रेटर देन 0 वास्तविक तथा भिन्न, d बराबर 0 वास्तविक तथा समान वाली बात हो गई। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तीसरा क्या हो सकता है, ऋणात्मक। अब अगर ये अंदर का नंबर ऋणात्मक हो गया तो अंडर रूट तो फैल जाएगा। वो तो शुरू से आपसे क्या बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर जो भी इनपुट आएगा वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अऋणात्मक लेना है, नॉन नेगेटिव लेना है। आपने जबरदस्ती अंडर रूट के अंदर क्या डाल दिया, नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट कहेगा कि मैं क्या हो गया, मैं अब वास्तविक नहीं रहा, मैं क्या बन गया, मैं नॉन रियल बन गया।
तो फिर हम बोलते हैं क्या, यदि d कैसा आ जाए लेस देन 0 तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कौन बैठ गया, नेगेटिव, और अंडर रूट में माइनस आया तो याद करो कि आयोटा बनेगा। अंडर रूट ऑफ -1 क्या बनेगा, आयोटा। तो ये किस रूप में आने वाला है, आयोटा के रूप में आने वाला है। ठीक है, तो फिर वो जो नियम आपने पढ़े द्विघात के, जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और आपके मतलब अब मैं ये बोल सकता हूं कि वो नियम आपके अब खून में है, वो जो नियम है उनके कारण जो है वो अब आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट, यदि ये क्या है, डी है, यदि डी ग्रेटर देन 0 तब द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होगी। फिर एक और पॉइंट इसके अंदर, दोनों मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और तीसरा पॉइंट जो हम समझेंगे वो क्या, मूल भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। समझ रहे हैं, मूल भिन्न होंगे। तो d ग्रेटर देन 0 अपन को क्या समझाएगा कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी, 2। दोनों मूल कैसे, वास्तविक, तथा दोनों मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्यों होंगे, अब समझ में आ गया। ये पॉजिटिव तो अंडर रूट भी पॉजिटिव निकालेगा, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस, दोनों अलग अलग अंक निकल रहे हैं, दोनों अलग अलग अंक निकल रहे हैं, तो अपना काम हो गया। ठीक है, अब हमने कहा दूसरा नियम पढ़ते हैं साहब। दूसरा नियम हमको पढ़ाया गया है बचपन से, कहा गया था कि यदि d बराबर 0 है तब द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या अभी भी कितनी, 2। मूलों की संख्या कितनी, 2। फिर और क्या सीखा हमने सीखा दोनों मूल वास्तविक, मूल अभी भी कैसे हैं, दोनों मूल वास्तविक होंगे। और क्या सीखा फिर हमने साथ में, फिर हमने सीखा जो मूल हैं वह समान होंगे, मूल क्या होंगे, समान भी होंगे। तो d बराबर 0, ठीक है, तो आपका ये कंडीशन क्यों आया, क्योंकि आपका अंडर रूट के अंदर का नंबर हो गया 0। प्लस 0 करो या -0 करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें x का कितना मान प्राप्त हो रहा है, 1। x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1, -b/2a ही प्राप्त हो रहा है। पर नियम कहता है कि मूल कितने होने चाहिए, 2। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि मूल वास्तविक है तथा समान है, ये तो बात समझ में आ गई। और ये जो वास्तविक होने की वजह से हमको मूल 2 बोलने हैं, तो हमको ये भी बोलना पड़ा कि वो समान होंगे। ठीक है, अपना तीसरा केस, यदि d लेस देन 0 है तब द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, मैं लिख देता हूं एक बार पूरा, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। तब द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या अभी भी कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 होगी। फिर क्या सीखा हमने, फिर हमने सीखा दोनों मूल अवास्तविक है, दोनों मूल अवास्तविक होंगे। क्यों होंगे, दोनों मूल इसलिए अवास्तविक होंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। ठीक है,
और अवास्तविक होंगे तो मूल समान होंगे या भिन्न होंगे वाली बात हम कर ही नहीं सकते। जो चीजें अवास्तविक हैं, जो रियल नहीं है, उनको हम बता ही नहीं सकते कि वो इक्वल है या डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर यहां कोई आपसे पूछे इसके लिए x के दो मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस केस में x का एक मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब हम x के मान की बात कर रहे हैं तो हम अभी बात करेंगे कि हम सिर्फ वास्तविक अंकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस केस में x का कोई भी वास्तविक मान, कोई भी वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि x का एक वास्तविक, हम सिर्फ बात किसकी करते हैं, वास्तविक की, x के दो वास्तविक। ठीक है, अब यहां से समझो बेटा, जो हमने लिखा पूरा बोर्ड पर समझे। अगर d ग्रेटर देन 0 दिया तो कितने मूल, दो मूल। कैसे, वास्तविक भी होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। तो हमें समझ में आया कि x के दो वास्तविक मान समीकरण को क्या करेंगे, हमारे समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक बात, हमने कहा यदि d बराबर 0 तब द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या तो 2 रहेगी। दोनों मूल वास्तविक होंगे अथवा मूल समान भी है। तो मूल समान का मतलब x के कितने मान निकले, x का मान 1 निकला। मूल तो हर बार हर केस में देखो मूल क्या है, निश्चित है, मूल तो हर बार ही कितने आएंगे, 2। तो यदि प्रश्न पूछता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, तो यह प्रश्न बना ही नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल आंख बंद करेंगे और सीधे सीधे 2 पे टिक करेंगे कि यदि उसने मूलों की संख्या पूछ ली तो सिर्फ मूलों की संख्या। ठीक, अगर प्रश्न ने मूलों की संख्या नहीं पूछी, उसने बोला x के कितने मान आपकी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो हम द्विघात समीकरण का d निकालेंगे। d ग्रेटर देन 0 हुआ तो मूल भी 2 है और x के मान भी 2 है। यदि d इक्वल टू 0 आया तो मूल तो 2 ही है, पर x का सिर्फ एक मान होगा जो उसको संतुष्ट करेगा, और यहां पर ही परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, और यदि d ऋणात्मक हो गया तो मूलों की संख्या तो अभी भी कितनी रहेगी, 2, पर x का कोई भी वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको अपन थोड़े एग्जांपल से समझ लेते हैं जो हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, मैं आपको तीनों का एग्जांपल समझाता हूं और समझते हैं कि मान और मूल वाला क्या खेल है। ठीक है, जैसे अपन एक क्वेश्चन लें, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। आप इसको फैक्टर कर सकते हैं मिडिल टर्म से, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसको लिख सकता हूं मैं x कॉमन लेने पर x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेने पर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो मेरे को मूल मिल गए x बराबर 1 और 2। मेरे को दो मूल मिले और दोनों अलग अलग मिले। अब जरा इस द्विघात का आप वो निकालें d निकालोगे तो उसका d कितना आएगा, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और c 2 है। तो आपका जो आ गया वो आ गया 9 माइनस 8 यानी कि 1। d कैसा आ गया, धनात्मक। d धनात्मक आया तो अपन ने क्या बोला था, दोनों मूल वास्तविक होंगे, बिल्कुल वास्तविक निकले 1 और 2, और मूल भिन्न भिन्न भी होंगे तो 1 और 2 अलग अलग अंक भी हैं। अच्छा, x के कितने मान आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या इस प्रश्न में कितनी आई, 2 आई। x के कितने मान आए, x के 2 मान आए, तो मूल भी 2 और x के मान भी 2। ठीक है, क्योंकि एक आ रहा था 1 और एक आ रहा था 2। ठीक है, अब इसी प्रश्न को हमने चेंज किया, हमने कहा कि चलो इसे हटाते हैं इस प्रश्न को। हमने कहा आप द्विघात ले लेते हैं दूसरी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0।
आपने इसको लिख लिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो आपको x बराबर सिर्फ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है जी। अगर इसका d चेक करते तो d कितना आता, b स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1, तो ये कितना हो गया आपका 36 माइनस 36 दैट इक्वल्स टू 0। अब d आ गया 0। जब d 0 आ गया तो हमारे द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, अब मूल कितनों की संख्या, हम तो बोलेंगे यही कि मूलों की संख्या तो 2 ही है, मूलों की संख्या 2 है, मूलों की संख्या तो निश्चित है कि 2 ही रहेगी, पर x का सिर्फ एक मान होगा। कितना होगा, मूल 2, x के मान कितना, 1, मैंने क्या लिखवाया था, वास्तविक तो होगा, और x का सिर्फ एक मान कर रहा है, कौन, x बराबर 3 कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम एक और द्विघात ले लें, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसका जब आप d निकालेंगे तो इसका d ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। इसका d क्या आ जाएगा, देख लो, d निकालते हैं b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac यानी 4, 1 माइनस 4 यानी -3 आ गया। तो अगर मुझे इसके मूल निकालने हैं तो मैं लिखूंगा अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -b यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बन गया आपका 1 प्लस माइनस √3 इंटू √-1 बाई 2, जो बना हमारा 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक बना 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि कितने मूल आए, आप फिर से प्रश्न में, अगर क्वेश्चन ने पूछा है आपसे मूलों की संख्या, तो क्या आएगा मूलों की संख्या, मूलों की संख्या तो निश्चित तौर पर 2 ही आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा गया x के 0 वास्तविक मान होंगे, क्योंकि वास्तविक मान तो आपका निकला ही नहीं, आपका एक तो 1 प्लस √3 आयोटा निकला जो एक समिश्र संख्या है, और एक 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 निकला। समझ में आ गया। तो जो द्विघात का आपने बात करी, तो हम अभी जो बात कर रहे थे, हमने ये जो कॉन्टेक्स्ट में जो पढ़ा है ये सब चीजें, और जो आपको बताया, एक तरह से रिवीजन भी हो गया आपका, उसके अंदर ये क्यों बताया गया, ये इसलिए बताया गया ताकि आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जब भी आपको एक बहुपदीय समीकरण दी जाएगी तो उस बहुपदीय समीकरण में ये क्लियर है कि जो उसकी डिग्री होगी वही उसके मूलों की संख्या होगी, वो चाहे वास्तविक हो, अवास्तविक हो, समान हो, भिन्न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मूलों की संख्या निर्धारित हो गई है। अब वो बाकी जो अपन कंडीशन सॉल्व करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि ये वास्तविक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने ये पूरा नियम समझा। तो अगर आपको द्विघात में मूलों की संख्या पूछी जाएगी तो 2, पर x के कितने मान, देखो दोनों प्रश्न का मतलब है, बच्चा कई बार क्या करता है, उसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है, क्वेश्चन पढ़ तो लेता है पर उसे लगता है मूल और मान एक ही बात है। नहीं, मूल अलग है, मान अलग है। मूल अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो आएंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे, इसलिए x के भी 2 मान आएंगे, ठीक है ना। अगर आपका d 0 आ गया तो मूल तो आपके फिर से 2 आएंगे, पर x का सिर्फ एक मान ही आएगा। और अगर आपने बोला कि मूलों की संख्या 2, मतलब अगर d नेगेटिव आ गया तो मूलों की संख्या तो हर बार क्या रह रही है, 2, x का वास्तविक मान नहीं आया साहब। क्लियर। तो हमें द्विघात में समझ में आ गया, और ये हमारा द्विघात का जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है हमने उसको भी सत्यापित कर लिया कि आखिर वो आया कहां से था। उसी तरह वजह से हमने ये जो नियम आपको पढ़ाए थे पहले कक्षाओं में, जो आपने 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, ये जो 8th में पढ़ा, वो जो पढ़े आपने, वो जो नियम लिखाए गए थे वो नियम उस सूत्र की वजह से थे क्योंकि -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वो विवेकीकरण बैठा था आपका डिस्क्रिमिनेंट, उसने सब डिसाइड करवाया। तो हमको नियम समझ में आ गए, मूल और ये समझ में आ गए। अब ऐसे ही हम बात करें, सपोज करें त्रिघात की, ठीक है ना। त्रिघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये देखते हैं, ठीक है। त्रिघात समीकरण को जब हल किया जाता है
तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा त्रिघात समीकरण के। यदि आपको मूल निकालने हैं तो हमारे पास जो सबसे अच्छा मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं बेटा। अब आप बोलोगे कि सर हमको क्या पता कि वो आखिर जो समीकरण है वो x के किस मान के लिए संतुष्ट हो रही है। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पर इत्तेफाक रखता हूं कि मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि आखिर x के किस मान, मतलब कौन से कोई फॉर्मूला निकला है। हालांकि मैंने इसका एक बार फॉर्मूला देखा था, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा था कि मुझे लगा कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। अच्छा, तो इतने सालों से जब पढ़ाते वक्त मैंने जो अभी तक एनकाउंटर किया है कि अगर आपकी त्रिघात समीकरण आ रही है तो वो क्या चाहती है। देखो, हिट एंड ट्रायल का ऑप्शन इसलिए कि आप पहले एक मूल निकालते हैं, उस एक मूल की मदद से आप बाकी के दो मूलों को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर एक प्रश्न में त्रिघात व्यंजक आया हुआ है, ठीक है, और प्रश्न को हल करने के लिए, आईआईटी के प्रश्न को हल करने के लिए आपको उसके मूलों की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर 6 हिट है, मतलब मैक्सिमम 6 हिट होती है, 6 से 7 हिट जो आप अगर लगाएंगे तो उनमें से एक उत्तर आएगा ही आएगा। ये 6 हिट कौन सी होती है मैं बोलता हूं आपको। एक, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, या इसके नेगेटिव वर्जन ले लो, x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर आपने इन 3 और 3 6 में से डाला और x का कोई एक मान उसमें हिट कर गया तो वो प्रश्न द्विघात के मूलों को निकलवाने में इंटरेस्टेड था। अगर इन 6 में से नहीं आया, मान लीजिए नहीं आया, ठीक है, तो मान के चलिए कि उस प्रश्न को हल करने के लिए हमें किसी और चीज का इस्तेमाल करना है। हमको कम से कम ये हिट एंड ट्रायल करके रूट तो नहीं निकालने, मतलब वो सवाल बिना मूलों को हल करे हल हो सकता है, बिना मूलों का मान निकाले हल हो सकता है। तो पहले तो अपन ये समझे कि त्रिघात समीकरण अगर आ जाती है तो हम हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं और इसमें फैक्टराइजेशन भी कैसे होगा वो भी बताता हूं, ठीक है। और फिर अपन जैसे अभी अपना एक चैप्टर आएगा द्विघात व्यंजक और समीकरण है, तो उसके अंदर पॉलिनोमियल फिर से एक बार डिटेल में पढ़ाया जाएगा और वहां पर मैं आपको बहुत डिटेलिंग करके बताऊंगा कि ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी तो अपन जो अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मुझे देना है, मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि मान लीजिए एक त्रिघात समीकरण आपको दे रखी है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि आपको एक त्रिघात समीकरण दे रखी है, क्वेश्चन में x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब त्रिघात समीकरण का मुझे हल करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा हिट एंड ट्रायल करके देखो क्या आया। आपने बोला सर x की जगह पर 1 रख के देखते हैं, ठीक है। x की जगह 1 रखा तो मेरे को यहां पर मिल गया 1 क्यूब, मैंने x बराबर 1 रख के देखा, 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 11 और माइनस 6, क्या 1 प्लस 1 11, 1 12 और माइनस 6 और माइनस 6 12, तो क्या आपका मान 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल है। अब बाकी दो मूल कैसे निकाले, तो तरीका देखो बेटा, दो बात तरीके होते हैं, एक आपको भाग से सिखाया गया है और एक गुणा वाला है जो मैं आज सिखाऊंगा, ठीक है। हम दो तरीकों से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने क्या करा, इस पूरे व्यंजक को लिख लिया इसमें, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 यहां लिखा, और मैंने कहा कि x बराबर 1 इसका क्या है, एक मूल है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब आपको क्या समझना है, क्या समझ में आया कि x माइनस 1 त्रिघात समीकरण का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो अगर एक गुणनखंड है तो अपन क्या करते हैं, इसको x माइनस 1 से भाग लगा देते हैं। मैंने कहा इसको x माइनस 1 से भाग लगा दो। अब x माइनस 1 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, अपन कहेंगे कि अपन को क्या लाना है, x क्यूब लाना है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा फटाफट बताएं, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आता है, ये कट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, बेसिकली कटा नहीं है, और यहां आ गया आपका माइनस का 5x स्क्वायर, और एक अपन ने नीचे उतार लिया, भाग आपको देना आता है, इसमें मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूं। माइनस 5x स्क्वायर लाने के लिए मैंने माइनस 5x से मल्टीप्लाई करा, तो यहां से आ गया माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 5x।
अपन ने क्या करा, इसको प्लस करा, इसको माइनस करा, ये तो साफ हो गया, और 11 माइनस 5 जो आया वो 6x आ गया, और माइनस 6 नीचे उतार लिया। अब तो साफ सुथरी तौर पर दिख रहा है कि प्लस 6 मैं यहां लगा दूं तो 6x माइनस 6 आ जाएगा, सब कट के नील बटा सन्नाटा हो गया। इसका मतलब जो समीकरण आपको दी गई थी, इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका तो मूल कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये दूसरा क्या है, ये द्विघात आ गया। अब द्विघात पे या तो आप फैक्टराइजेशन कर लो, उसका गुणनखंड कर लो, और अगर उसको गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो श्रीधराचार्य तो जिंदाबाद है ही। तो अपन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहां से अपन को मिल जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने बोला कि साहब ये आ गया, तो इसका जो मान आया, मूल आया, वो 1 आया, 2 आया और 3 आया। ठीक है, इसका एक गुणनखंड वाला भी है, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला भी बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है ना, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर हमको मतलब डिवाइड करना अच्छा नहीं लगता, लोगों को विभाजित करना अच्छा नहीं लगता, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि जो गुणनखंड हमने बोला कि आ गया है उसको आप 3 बार लिख लो, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। आप अपनी समीकरण को ध्यान रखो कि आपको समीकरण में लाना क्या है, तो मैं समीकरण लिख देता हूं पहले आपके लिए। समीकरण लाना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 बराबर 0। यहां पर भी आप डाल लो बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले आप किस पर दिमाग लगाओ कि x क्यूब लाना भाई साहब, कैसे भी x क्यूब लाने के लिए क्या करोगे, x स्क्वायर से गुणा कर दो। जब x स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या बनेगा बताओ, बनेगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। क्या बन गया, x क्यूब माइनस x। ठीक है, पर हमको कितना चाहिए, माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, आ कितना रहा है हमारे पास, माइनस का x स्क्वायर। तो मुझे अभी किसकी जरूरत पड़ रही है, मुझे माइनस 5x स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है ताकि ये माइनस का 6x स्क्वायर हो जाए। अच्छा, माइनस 5x स्क्वायर लाने की जिम्मेदारी इसके पास, तो मैंने क्या करा, यहां माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने माइनस 5x से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन गया, माइनस का 5x स्क्वायर आ गया, और ऊपर साथ ही साथ क्या चमक गया कि साहब प्लस 5x भी आ गया। यहां तक भी ठीक था, इसका काम हो गया, इस पर फोकस कर रहे हैं। अब प्लस 5x देख रहे हैं हम, प्लस 5x पर क्या होगा, मुझे किसकी जरूरत दिख रही है, 11x लाने के लिए 6x की जरूरत दिख रही है। तो मैंने कहा 6x नीचे लाओ, तो यहां प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6x और साथ में क्या आ गया, माइनस 6। क्या ऊपर वाली समीकरण आ गई आपकी जो आपको चाहिए थी, आ गई है। तो देखो यहां पर इस समीकरण में x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड है, तो आपने x माइनस 1 को अलग कर लिया। बचा क्या आपके पास, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। और इसको फिर से हम फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो आपका मूल आ गया x बराबर 1, 2 और 3। ठीक है, तो आप मूल को आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन एक और त्रिघात समीकरण देखें जिसके अंदर मैं आपको मूल निकालूंगा इसी मेथड से, और फिर अपन ये देखें कि अपन को हर बार हिट एंड ट्रायल का ही काम करना है। तो अगर प्रश्न चाहता है कि आपको त्रिघात समीकरण का मूल चाहिए तो आपको यही चाहिए हिट करनी। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं, क्वेश्चन है हमारा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मान लो मैंने ये सवाल दे दिया, या अपन इसको किसी और पे भी कर दे, मैं तो चलो पहले इसी का लिख कर लेते हैं, फिर अगले सवाल पे देखते हैं इसको। ठीक है, मैंने कहा हिट एंड ट्रायल मार के देखो। अब हिट एंड ट्रायल मारोगे तो कैसे मारोगे, आपने सबसे पहले x की वैल्यू 1 डाल के देखी, 1 डाला तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 1 पर आपका समीकरण 0 बन रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसका एक गुणनखंड हो गया। क्या बन गया ये, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया 0 साहब। इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। अब अगर ये गुणनखंड हो गया तो क्या करें, आप विभाजन वाला अगर कंफर्टेबल है तो विभाजन से कर ले, मैं दोनों से करूंगा, तो आपका आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है जी, आपने क्या बोला, क्या लाना है अपन को, x क्यूब लाना है। x क्यूब लाना है तो सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया आपके पास, x क्यूब x से अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ, माइनस प्लस हुआ और ये तो घटी गया। आपने कहा कि अब क्या करें, यहां पर x उतार लेते हैं और माइनस 1 उतार लेते हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया तो क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया, तो
तो ये माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया, ये भी कट गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो मेरे पास आया समीकरण, वो समीकरण क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो है वो निश्चित तौर पर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, और इसे अपन को जीरो करना था। ठीक है, यहां से ये तो पता चल गया कि x बराबर 1 आएगा। दूसरा क्या आएगा? दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, इसका d कैसा है? ऋणात्मक। b स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, b वाला पद ही नहीं है, तो b स्क्वायर शून्य, माइनस का 4 ac, तो शून्य माइनस 4 यानी ऋणात्मक। इसका मतलब अभी हमने द्विघात में पढ़ा था क्या कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा। तो इसका जो मूल आएगा वो क्या आएगा? अगर अपन वैसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 आएगा, तो x बराबर आपके पास एक तो आयोटा आ जाएगा और एक आपका x बराबर माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। पर देखा जाए तो कितने वास्तविक मूल आए? वास्तविक मूल तो एक ही आया। वास्तविक मूल कितना आया? एक। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे इस त्रिघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होगी, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मूलों की संख्या तो 3 ही है, एक वास्तविक है और 2 काल्पनिक है। ठीक है, तो अपन ने वो वाली बात भी क्लियर करी क्या कि अगर आपको एक बहुपदीय समीकरण दी गई, कोटि 9n है, जिसकी डिग्री क्या है? n है। ठीक है, तो उसमें मूलों की संख्या n ही होगी। त्रिघात समीकरण है तो 3 ही मूल होंगे, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो। ठीक बात। इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी द्विघात समीकरण ऐसी त्रिघात समीकरण आ जाए जिसका मूल आपको √3 हो रहा हो, तो ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते देख करके, ऐसे तो अनंत नंबर है, उस पर हम कैसे हिट एंड ट्रायल करें। तो हम लोगों ने ये समझा, अभी तक के जो पैटर्न आया है आईआईटी के, उसमें ये आया है कि यदि आपको उस प्रश्न को हल करने के लिए त्रिघात के मूलों की आवश्यकता है, तो ये 6 हिट जो मैंने आपको बोली वो निश्चित तौर पे होगी। 6 मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप कह रहे कि सर 0 का क्या है, तो देखो 0 तो देखते ही सही पता चल जाता है। अगर किसी भी बहुपदीय व्यंजक का, मैं आपको एक नोट और लिखाता हूं जिससे आपको अच्छा रहेगा। यहां पर एक पॉइंट है जो हमेशा याद रखना कि किसी भी बहुपदीय समीकरण का एक मूल 0 है, तब उसका कांस्टेंट टर्म समझ गए? कांस्टेंट टर्म कौन सा? ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये लास्ट वाला टर्म ना, कांस्टेंट टर्म उपस्थित नहीं होगा। अगर किसी भी बहुपदीय समीकरण का एक मूल 0 है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 6 ही हिट है, तो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर एक √0 हुआ तो वो तो देख के ही पता चलेगा, ये पद मैंने आपको दिया ही नहीं। अब ये पद नहीं देते, आपको क्या मालूम है कि कांस्टेंट टर्म कब नहीं होता? जब मूल 0 होता है। तो अगर मूल 0 है तो वैसे ही दिख गया, उसको हटा दो, क्योंकि मूल 0 के बाद तो काम ही आसान हो गया। मूल 0 होने का मतलब उसमें से x कॉमन आ जाएगा और आपके पास एक क्वालिटी की बचेगी। सही बात। अगर वो नहीं है और आपका कांस्टेंट टर्म आपके प्रश्न में जिंदा है, तो क्या करना है? 6 हिट मारनी है। अब 6 हिट को भी आप बोलोगे सर कब तक करें हम? देखो, इसके अंदर भी एक लॉजिक होता है, वो होता है डेकार्टेस रूल ऑफ साइन, जिसको अपन आगे थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं। आप क्या करते हैं, जब भी x का मान, जैसे मान लीजिए 1 डाल के देखा, तो 1 अगर आपने डाला तो आपको समझ में आ जाएगा कि -1 इसका मूल होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? वो एक बार जैसे आप डालोगे ना और लिखोगे, लिखते से ही आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, इसका जो माइनस वाला भाई है वो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, और आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं उसका। तो जो त्रिघात का फैक्टराइजेशन करने का तरीका है वो आपका इस तरह का है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ऐसे ही मान लो, एक और पॉइंट अपन बोल रहे हैं, यदि किसी बहुपदीय समीकरण के मूल α1, α2, α3 एंड सो ऑन अप टू αn है, तब
वह समीकरण x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n बराबर 0 होगी। अगर उसके मूल आपको दे रखे हैं तो आप वापस से समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि साहब आपके जो द्विघात समीकरण है उसके मूल 4 हैं, तो आप उसमें x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं। अगर मैंने आपसे बोला किसी द्विघात समीकरण के मूल 1/2 और 1/4 है, तो आप x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/4 को हल करके अपना द्विघात समीकरण वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान देना कि हमने जो बात अभी तक पॉलिनोमियल में बात करी वो क्या बात करी कि क्या होगा, आपका a कभी शून्य नहीं होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी थी कि जितने मूलों की संख्या होगी वो कौन निर्धारित करेगा, वो उसकी द्विघात की आपके बहुपदीय की कोटि ज्ञात करेगी। बहुपदीय की कोटि बताएगी कि आपके मूलों की संख्या कितने आने वाली है। मूलों की संख्या और x का वास्तविक मान दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बात समझ के चलना है आपको। अगर प्रश्न ने पूछा x के वास्तविक मानों की संख्या, तो फिर आपको ध्यान देना है कि वो वास्तविक मान कितने निकले। पर अगर उसने पूछ लिया मूलों की संख्या, तो जितनी उसकी डिग्री उतने उसके मूल। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं